हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इस सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन मीन्स द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। जो सेल की सबसे बाहर वाली लेयर है, जिसे मान लेते हैं कि हमारी एक सेल है, इसकी जो सबसे आउटर लेयर है, इसी लेयर को ही सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जितनी भी सेल होती है उन सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल के अंदर जो 80% पार्ट है वो एक लिक्विड है और लिक्विड को प्लाज्मा बोला जाता है। और उस लिक्विड को बांध कर रखने में जो हेल्प करती है सेल के अंदर, उस लेयर को ही बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अब चलो इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन चीजों से मिलके बनी होती है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जिसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन बनी होती है और जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। सेकंड नंबर पे है लिपिड। क्या है? लिपिड। एंड थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है प्रोटीन। नियर अबाउट 60 to 80% सेल मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सेकंड जो लिपिड है इसकी क्वांटिटी रहती है 20 to 40% के आसपास। 20 to 40% सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहती है? लिपिड प्रेजेंट रहती है। और नियर अबाउट 2% जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्लियर? अब देखिए हम स्टडी करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए दो वैज्ञानिकों ने मिलकर 1972 के अंदर अपना एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था। वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको 1972 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था, दिया गया था। और इस मॉडल को 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। कौन कौन थे वो? एक तो था सिंजर एंड सेकंड था निकोलसन। क्लियर? और इस मॉडल के द्वारा उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इंटरनली स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो इस मॉडल ने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर 2 लेयर पाई जाती है लिपिड्स की। किसकी पाई जाती है? 2 लेयर। लिपिड की 2 लेयर पाई जाती है। तो ये लिपिड है, इसकी 2 लेयर बनी होती है इस तरीके से। और इन दोनों लेयर के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, अरेंज है। और वो प्रोटीन अरेंज है वो भी 2 तरीके से अरेंज है। क्लियर? तो देखिए इधर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो ये वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर होती है लिपिड की। किसकी स्ट्रक्चर है ये? लिपिड की। लिपिड होता क्या है थोड़ा सा वो और देख लीजिए। लिपिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो वाटर इनसोल्युबल होता है। जो वाटर इनसोल्युबल होता है ये पानी में अघुलनशील पदार्थ होता है। क्लियर? जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। और इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो लिपिड पाई जाती है वो लिपिड है फॉस्फोलिपिड। कौन सी लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली लिपिड का नाम क्या है? फॉस्फोलिपिड। तो 2 लेयर तो है किसकी? फॉस्फोलिपिड की। ये वाली जो 2 लेयर है वो किसकी है? फॉस्फोलिपिड की। और इन्हीं 2 लेयर के बीच में अरेंज है प्रोटीन। इन्हीं 2 लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन अरेंज है। और वो जो प्रोटीन अरेंज है वो 2 तरीके से अरेंज है। एक तो उन
लिपिड्स के बिल्कुल बीच के अंदर, उन लिपिड्स के बिल्कुल बीच के अंदर अरेंज है और एक इनके ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर? जो लिपिड के बीच के अंदर प्रेजेंट है, अरेंज है प्रोटीन, उस प्रोटीन को नाम दिया गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम दिया गया? इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर की तरफ। जो प्रोटीन लिपिड के अंदर की तरफ अरेंज है, उस लिपिड को नाम दिया गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे ये वाली, ये ऊपर प्रेजेंट है, लिपिड की लेयर के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए इस प्रोटीन को नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? तो ये वाली स्ट्रक्चर है हमारी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। इसके अंदर दो लेयर तो किसकी है? फॉस्फोलिपिड की है। और इन्हीं दो लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। और प्रोटीन कैसे अरेंज है? दो तरीके से अरेंज है इस लेयर के बीच में। एक तो बिल्कुल इनके बीच के अंदर और एक इन लिपिड्स के ऊपर। जो बिल्कुल बीच में अरेंज है प्रोटीन, उसको नाम दिया गया था इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो लिपिड के बाहर के ऊपर, बाहरी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, उस लिपिड को बोला गया उस प्रोटीन को बोला गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी इन्हीं के बीच में प्रेजेंट है। इस तरीके से बहुत कम क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये काम क्या करती है? फंक्शन क्या है इसका? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन है सब्सटेंस को इन और आउट करवाना। यानी जो मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है, उनको सेल के अंदर लेके जाना और सेल से बाहर भेजना किसका काम होता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। ये सिलेक्ट करके चीजों को सेल से बाहर भेजती है और सिलेक्ट करके ही चीजों को सेल के अंदर लेके आती है। और इसी प्रॉपर्टी के बेस पे इसका नाम एक और रखा गया, वो क्या है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्या नाम रखा गया? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब होता है ये सिलेक्टिव चीजों को इन और आउट करवाती है सेल से। जो चीज जरूरी है उसी को सेल के अंदर लेके आती है, और जो चीज वेस्टेज होती है, जिसका कोई काम नहीं होता सेल के अंदर, उसको सेल से बाहर भेजती है। सिलेक्ट करके चीजों को अंदर आने देती है और सिलेक्ट करके ही सेल से बाहर की ओर भेजती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बहुत सारे काम हैं। पहला जो वर्क है, जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एंटर करवाना। एंटर इन द सेल बाय दिस मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन के द्वारा जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। यूजफुल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज हो गया फूड के तौर पे, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, विटामिन्स हो गई, मिनरल्स हो गया। ये सारी चीजें जो सेल के अंदर भेजती है, जो मेम्ब्रेन सेल के अंदर भेजती है, कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन सभी चीजों को सेल में भेजने का काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का होता है। दूसरा काम, रेस्पिरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड से एनर्जी को बनाया जाता है। उस दौरान वेस्टेज चीजें भी बनती है सेल के अंदर, तो उन वेस्ट चीजों को, उन वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? इसी मेम्ब्रेन का होता है। तो ये वेस्ट जो मटेरियल है
बाहर निकालती है, वेस्ट मटेरियल को कहाँ निकालती है, बाहर की ओर करती है सेल से। क्लियर? ये फंक्शन है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो बच्चों अब देखिए कि जो यूजफुल मॉलिक्यूल होते हैं कौन कौन से, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, विटामिन्स हो गई, मिनरल्स हो गए। ये सारे के सारे सेल के अंदर कैसे जाते हैं, तो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं। अब ये प्रोसेस होती क्या है, तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर जो मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो होती है हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। की जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 2 वाटर कंटेनर है, ये 2 वाटर कंटेनर है और दोनों को हमने एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया, एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया। अब देखिए हमने क्या किया, कंटेनर ए को पानी से पूरा भर दिया, पानी से पूरा भर दिया इस तरीके से। क्लियर? और जो कंटेनर बी है इसको हमने हाफ से भी कम पानी से भर दिया। अब क्या देखोगे आप कि जो पानी है, जैसे हम इसको ओपन करते हैं, इस पाइप को ओपन करते हैं, तो क्या होता है, जो पानी है वो अपने आप ही कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर ए के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो क्या है, लार्ज है एज कंपेयर टू द कंटेनर बी। बी के अंदर पानी कम है और कंटेनर ए के अंदर पानी ज्यादा है, तो जो पानी है वो ज्यादा से कम की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देगा। और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इन दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, यानी दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक ये पानी मूव करता रहेगा। सेम एज इट इज डिफ्यूजन होता है, सेम एज इट इज क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to the lower concentration। कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर हम क्या लेंगे, ओनली गैस। क्या लेंगे, गैस। क्लियर? जो लिक्विड वाला हमारा पार्ट रहेगा उसको हम एक अलग से नाम देंगे, वो भी होगा डिफ्यूजन ही, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, अलग से एक नाम दे देंगे। क्लियर? तो गैस की जो मूवमेंट होती है सेल के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। जिस प्रोसेस के द्वारा गैस की मूवमेंट होती है सेल के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस के अंदर जो गैस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर दौड़ना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। कैसे? आपको पता है कि जितनी भी जो सेल है उन सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, एक एनिमल सेल है। क्लियर? आरबीसी हो गया, कोई भी मान लो। और जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि इस सेल के चारों ओर ऑक्सीजन जाके इकट्ठी हो जाती है, ऑक्सीजन जाके इधर आके इकट्ठी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई अराउंड द सेल, सराउंडिंग द सेल। बट इनसाइड द सेल जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो। इनसाइड द सेल ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, और आउटसाइड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। और अंदर की तरफ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान वेस्टेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस
रिलीज होती है, और वो कहाँ रिलीज होती है, सेल के अंदर रिलीज होती है और सेल से बाहर बाद में आती है। क्लियर? तो सेल के अंदर किसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा रहेगी, और सराउंडिंग में किसकी ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की ज्यादा रहेगी। कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया तो आपको पता है ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कारण क्या होगा, जो गैसेस है वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल के सराउंडिंग के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर एंटर कर जाएगी। और कब तक जाती रहेगी, जब तक सराउंडिंग और सेल के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती रहेगी। और सेल के अंदर से बाहर क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपने आप सेल से बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आउटसाइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो है। इसी कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से सराउंडिंग में आनी स्टार्ट हो जाती है, और कब तक आती रहेगी, जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं होता। क्लियर? तो ये तो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। अब लिक्विड के केस में, वाटर के केस के अंदर जो डिफ्यूजन है होती डिफ्यूजन ही है, लेकिन लिक्विड के केस में यानी वाटर के केस के अंदर डिफ्यूजन को एक अलग नाम दिया गया। जो मूवमेंट होती है वाटर की सेल के अंदर, उस प्रोसेस को एक अलग नाम दिया गया, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस। क्या नाम है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रकार की डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन ये इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो इसकी होती है वाटर मॉलिक्यूल, किसकी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की। क्लियर? अब वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट सेल के अंदर किस तरीके से होती है, इस चीज को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सॉल्यूशन लिया गया, यानी सेल के सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन लिया गया वो 3 टाइप का लिया गया, और तीनों केस के अंदर अलग अलग रिजल्ट मिले। तो देखिए क्या हुआ कि ये एक सेल है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल। 3 टाइप का सॉल्यूशन लिया गया, और तीनों केस के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से मूव करते हैं सेल के अंदर। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम जो सॉल्यूशन लिया गया सेल के सराउंडिंग के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल थे उनकी कंसंट्रेशन क्या थी, हाई। यानी जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन लिया गया था, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन लिया गया था उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी, वाटर की कंसंट्रेशन हाई रखी गई। क्या रखी गई, हाई। और आपको पता है कि जब कंसंट्रेशन सराउंडिंग में हाई होती है और इनसाइड द सेल लो होती है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहां से कहां जाने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। तो जो ये वाटर के पार्टिकल है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो गए, और अगर सेल के अंदर जाएंगे तो सेल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो सेल का साइज है वो भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जो सेल है वो स्वेल अप हो जाती है। स्वेल अप का मतलब फूल जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोला गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी सेल के सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर अगर वाटर की क्वांटिटी हाई है, वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है वो कहां से कहां होती है, फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब सेल से बाहर की ओर से सेल के अंदर की तरफ पानी मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा। और जब कभी भी पानी सेल के अंदर एंटर करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो
जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, सेल फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्लियर। दूसरा केस कि अगर हम सेल के सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर हम सेल के सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, यानी जो प्रेजेंट हमारे पास सॉल्यूशन है सराउंडिंग द सेल, उसके अंदर अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द सेल, सेल के अंदर अगर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और बाहर क्या है वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो आपको पता है जो पानी की मूवमेंट होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कभी भी कोई बॉडी पानी को लूज करती है, किसी भी मटेरियल को लूज करती है, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डिक्रीज होने के कारण क्या होती है, जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जो सेल है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, उसका साइज छोटा हो जाता है इस तरीके। क्लियर। और इस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है, जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है, कम होती है, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है उस सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है, ये कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो है हाइपरटोनिक और एक है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और हाइपरटोनिक का मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्लियर। और हाइपरटोनिक के केस के अंदर जो पानी की मूवमेंट होती है वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ होती है, और इस केस के अंदर जो सेल है उसका साइज डिक्रीज होता है, सेल सिकुड़ जाती है। क्लियर। और जो पानी जब इस सॉल्यूशन के केस के अंदर पानी जब बाहर आता है तो पानी के बाहर आने की प्रोसेस को यहां पर एक नाम दिया गया। वो प्रोसेस क्या है, प्लाज्मोलिसिस। क्या नाम है इसका, प्लाज्मोलिसिस। क्लियर। जब पानी सेल से बाहर की तरफ आता है, यानी सेल जब पानी लूज करती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस कौन से सॉल्यूशन के केस में होती है, जब हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो। जब हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तभी प्लाज्मोलिसिस होगी, यानी तभी पानी लूज करेगी सेल, अदरवाइज पानी लूज नहीं करेगी। क्लियर। और इस केस के अंदर जो सेल है उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट एक टाइप का और सॉल्यूशन होता है हमारे पास, एक केस और बनता है। वो केस क्या है कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन हो जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी इक्वल हो, जितना सेल के अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन पानी की उसके अगर बाहर हो जाए। क्लियर। जैसे मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर inside the cell is equal to the concentration of water outside the cell। ये अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाती है, वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर जब इक्वल रहती है, तो इस टाइम प्रेजेंट सॉल्यूशन, इस टाइम सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस के अंदर जितना वाटर सेल के अंदर जाता है, जितना वाटर सेल के अंदर जाता है उतनी ही अमाउंट का वाटर सेल से बाहर आ जाता है, यानी नेट जो मूवमेंट होती है वो वाटर की वो क्या रहती है, जीरो। क्या रहती है, जीरो। मतलब जितना पानी सेल के अंदर आया उतना ही पानी सेल से बाहर चला गया। तो इस केस के अंदर सेल के साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी बड़ी सेल है वो उतनी ही रहेगी, सेम साइज की रहेगी। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब
जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इक्वल हो जाती है, उस टाइम प्रेजेंट जो सॉल्यूशन होता है सराउंडिंग द सेल, उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए कि 3 टाइप का सॉल्यूशन सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट हो सकता है। कितने टाइप का सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है सेल के सराउंडिंग में? 3 टाइप का। फर्स्ट था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड था हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड था हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक के अंदर क्या था कि जो सेल है उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट जो सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, अगर उसके अंदर वाटर की उसके अंदर कंसंट्रेशन हाई है वाटर की, तो जो वाटर है वो सराउंडिंग सेल के अंदर जाएगा। यानी आउटसाइड क्या रहेगी, सेल के आउटसाइड में जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, हाई। इस केस के अंदर इनसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन हाई होगी, और इस केस के अंदर जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल इक्वल रहेगी। ये सेल के बाहर आउटसाइड के अंदर हाई वाटर कंसंट्रेशन, ये इनसाइड हाई वाटर कंसंट्रेशन, और यहां पर इक्वल वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। क्लियर? ये था मूवमेंट ऑफ मटेरियल और मॉलिक्यूल इन सेल विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि किस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को अंदर की तरफ जाने देती है, लेके जाती है। क्लियर? अब देखिए थोड़ी बातें और देख लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। क्लियर? सॉफ्ट होती है। सेकंड कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग पार्ट होता है सेल का। कैसा पार्ट होता है? लिविंग। ये एक लिविंग पार्ट है, सेल का एक लिविंग पार्ट है। क्लियर? तो बच्चों अब हम देखेंगे सेल वॉल की स्ट्रक्चर को। जो सेल वॉल है उसके अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल। क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल। सेकंड होता है इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, एंड थर्ड इज मिडल लेमेला। क्लियर? ये 3 पार्ट होते हैं सेल वॉल के। सेल वॉल फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला। इसमें से जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सबसे पहले इवोल्व्ड सेल वॉल का पार्ट है। यानी जो पार्ट सेल वॉल का जो पार्ट डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है उसे नाम दिया गया सेकेंडरी सेल वॉल। क्या नाम दिया गया? सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे यहाँ पर एक पतली सी शीट पाई जाती है और उसी पतली सी शीट को क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। ये हमारी क्या है? नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक पतली सी शीट होगी और उस शीट को ही क्या नाम दिया गया है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के बाद में जो पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेंड्रिकल से पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोला जाता है प्राइमरी सेल वॉल। और यही हमारी होती है ट्रू सेल वॉल। क्या होती है? ट्रू सेल वॉल। मेन सेल वॉल यही होती है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? एंड थर्ड इज मिडल लेमिना। सेल वॉल का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, सेल वॉल का जो सबसे आउटर लेयर होती है, उस लेयर को बोला जाता है मिडल लेमिना। ये वाली क्या है? मिडल लेमिना। मिडल लेमिना का काम होता है बहुत सारी सेल वॉल को आपस में जोड़ना। मिडल लेमिना एक प्रकार का ग्लू होता है जो क्या करता है? बहुत सारी सेल वॉल को आपस में जोड़ने का काम करता है। और जो मेन काम होता है सेल वॉल के अंदर वो होता है प्राइमरी
सेल वॉल का, जो सेल वॉल को, जो हमारी सेल है उसको प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बात, सेल वॉल एक स्पेशल टाइप की लेयर होती है। सेल वॉल एक स्पेशल टाइप की लेयर होती है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ओनली प्लांट सेल। ये जो लेयर है, जो सेल वॉल है, ये एक स्पेशल टाइप की लेयर है और ये सिर्फ कौन सी सेल में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती और इसका मेन काम है प्लांट को बाहर की इंजरी से प्रोटेक्ट करना। बाहर की इंजरी से प्लांट को प्रोटेक्ट करना ही इस सेल वॉल का काम होता है। दूसरा इसका काम है जो वाटर इवेपोरेट होता है प्लांट से, उसको इवेपोरेट होने से रोकना, पानी को बहाव बनने से रोकना। क्लियर? तो देखिए इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसके स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है सेकेंडरी सेल वॉल, बीच के अंदर ये हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल, और सबसे ऊपर क्या होता है? मिडल लेवल। अब जो प्राइमरी सेल वॉल होता है इसके अंदर इसका जो कंपोजिशन देखें, जो प्राइमरी सेल वॉल है, अगर हम प्राइमरी सेल वॉल का कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? एक तो पाया जाता है इसके अंदर सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। सेकंड है इसके अंदर हेमी सेल्यूलोज। क्या है? हेमी सेल्यूलोज। थर्ड इसके अंदर पाया जाता है पेक्टिन। क्या पाया जाता है? पेक्टिन। ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के रूप है। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। हेमी सेल्यूलोज भी उसी का पार्ट, और जो पेक्टिन है वो भी क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये पाया जाता है किसके अंदर? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती है। एक तो पाया जाता है सेल्यूलोज, दूसरा पाया जाता है हेमी सेल्यूलोज, एंड थर्ड इज पेक्टिन। थर्ड क्या है? पेक्टिन। ये तीन चीजों से मिलके प्राइमरी जो सेल वॉल है वो बनी होती है। और जो आपकी ये वाली लेयर है, सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके अंदर मेनली पाया जाता है लिग्निन, हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट। एक हार्ड पार्ट होता है, हार्ड मटेरियल होता है प्लांट के अंदर, जिसका नाम है लिग्निन। क्या नाम है? लिग्निन, जो प्लांट को सपोर्ट करती है, सपोर्ट देती है, उसको हार्ड बनाती है, इंजरी होने से बचाती है। तो वो जो लिग्निन पार्ट है वो किसमें पाया जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। और लिग्निन के अलावा उसके अंदर सीलिया जैसी चीजें भी पाई जाती है। क्लियर? और ये पूरी की पूरी सेल वॉल किसके ऊपर पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। पहले ये हमारी सेल है जैसे, क्लियर? सेल के अंदर पहले आएगी सेल मेम्ब्रेन और उसके ऊपर एक और आउटर कवरिंग होगी, एक और आउटर कवरिंग होगी, और उसी आउटर कवरिंग को क्या नाम दिया गया? सेल वॉल। बट जो ये स्पेशल टाइप की जो आउटर कवरिंग है ये किसके अंदर पाई जाएगी? ओनली प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल और अदर टाइप की जो सेल है उनके अंदर ये वाली जो लेयर है नहीं पाई जाती, ये सिर्फ प्लांट के अंदर ही पाई जाती है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये एक प्रकार की नॉन लिविंग सेल है, नॉन लिविंग पार्ट है। क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। सेल का नॉन लिविंग पार्ट है, लेकिन जो हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन वो क्या है? एक लिविंग पार्ट होता है। ये क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। साथ में जो सेल वॉल है वो क्या है? रिजिड है। रिजिड का मतलब कठोर, रिजिड का मतलब कठोर, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सबसे बाहर। और यही वो लेयर है जो प्लांट सेल को बाहर की इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अंदर वाला सारा का सारा पार्ट कैसा होता है? लिविंग होता है। और उस लिविंग के कहीं भी कोई भी इंजरी ना हो, सेल को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए इसके बाहर क्या पाया जाता है? एक स्पेशल टाइप की लेयर पाई जाती है, वो क्या है? सेल वॉल। ये थी हमारी सेल वॉल की स्ट्रक्चर। तो बच्चों अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हर टाइप की सेल में पाई जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। बट जो सेल वॉल वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ओनली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। क्लियर? सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग पार्ट होता है सेल का। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज ए लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। बट जो सेल वॉल है वो क्या है? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। ये क्या है? नॉन लिविंग होती है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? लिविंग होती है।
नेक्स्ट कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत ज़्यादा थिन, वेरी थिन होती है, लेकिन जो सेल वॉल है ये थोड़ी मोटी होती है कंपेयर टू द सेल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, कैसी होती है? फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर, हार्ड होती है। क्लियर? नेक्स्ट है इट इज फॉर्म ऑफ लिपिड। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है प्रोटीन, देन लिपिड एंड सबसे स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट। 2 लेयर होती है लिपिड्स की और उन 2 लेयर के बीच में प्रोटीन अरेंज होती है। और जो प्रोटीन अरेंज होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो 2 तरीके से अरेंज होती है। एक तो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीच में यानी लिपिड्स के बिल्कुल बीच में, और दूसरा उन लिपिड्स के ऊपर। जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है उन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है उन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हीं 2 लेयर के बीच में, जो लिपिड की 2 लेयर है उन्हीं के बीच में ये भी अरेंज होता है। लास्ट डिफरेंस क्या है? लेकिन इधर जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है पता ही आपको? ये बना होता है सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से एंड पेक्टिन से। जो मैंने बताया था किसके अंदर? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल उसका मेन पार्ट होता है। और वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। लास्ट जो इसके अंदर डिफरेंस है वो क्या है? इट इज सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव का मतलब ये सिलेक्ट करके चीजों को बाहर भेजता है और सिलेक्ट करके ही सेल के अंदर लेता है, लेकिन ये सिलेक्टिबल नहीं होता, ये सीधा परमेबल, यानी चीजें डायरेक्ट अंदर आती है इससे और डायरेक्ट ही बाहर जाती है। ये किसी चीज को रोकता नहीं है, सिलेक्ट नहीं करता। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। कंप्लीट हो चुका है।